Assalamualaikum students. Welcome to the ChemQuest and fourth lecture of the series Interpretation of IR Spectra. And in this lecture we will particularly discuss about IR spectra of benzene, which is very important, aldehydes and ketones. This is the IR spectra of benzene and this is the structure of benzene and you are very much familiar of. अब इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर इसकी केमिस्ट्री को पहले देख लें कि कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसमें देखें ये कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और हमें पता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है डबल बॉन्ड का, दिस इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बेंजीन रिंग। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये कार्बन कार्बन जो आपको एक सॉलिड लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला हर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, दिस इज़ इन बिटवीन, इसकी स्ट्रेंथ जो है दिस इज़ इन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला कार्बन कार्बन की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी और उसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी होगी वो अल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से कम होगी और ये लोअर एंड पे फॉल करेगा। क्योंकि हमने जब पिछले लेक्चर में अल्कीन की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हमने देखी थी बिटवीन 1600 सेंटीमीटर इनवर्स से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि जो IR spectra of benzene and its derivative, it normally show two bands near 1600 centimeter inverse and 1500 centimeter inverse, which is due to stretching of carbon carbon bonds of aromatic ring। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला एक्चुअली इसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर एनक्लूज कर दिया है इन दो बैंड्स को। ठीक है, दीज आर वेरी शार्प, यू नो, बेंजीन के केस में दिस इज़ टिपिकली ऑफ बेंजीन। इसको आप इस स्पेक्ट्रा को अच्छे तरीके से आपको जहन नशीन करना चाहिए क्योंकि ये बेंजीन का है और ये ऐसा आ जाता है और मतलब बाय लुक आपको इसको पहचान लेना चाहिए कि ये बेंजीन का IR स्पेक्ट्रम है। और इसमें ये वाली जो दो पीक्स हैं, एक ये लो इंटेंसिटी की है और एक ये बड़ी ही शार्प और हाई इंटेंसिटी की है। these are due to carbon carbon stretching frequencies and as we are expecting or as we expect these stretching frequencies, these are below the stretching frequency of carbon carbon double bond which are present in alkene। ठीक है, तो बेंजीन के केस में ये 1600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे फॉल करता है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो शार्प पीक्स हैं एट 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, दीज आर ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज, राइट। और उसके बाद ये वाला हमारे पास फॉल कर रहा है इन द फिंगरप्रिंटिंग रीजन and these are a combination of peaks characteristic of substituted pattern of benzene ring due to the ring carbon hydrogen bending vibration occur in the region 700 to 900 सेंटीमीटर इनवर्स। सो ये जो पैटर्न है फिंगरप्रिंटिंग रीजन में, दिस इज characteristic of benzene and these peaks are very very sharp and these are due to कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंजीन के केस में हमारे पास यही तीन पर्टिकुलर किस्म की पीक्स आती हैं, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, फिर ये कार्बन कार्बन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ एनी क्वेश्चन you can ask। Now we have the IR spectra of aldehyde. The example I have taken is acetaldehyde and its IUPAC name is ethanol। अब इस केस में दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल और इसको हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। और इस केस में हमारे पास ये जाहिर है एक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी कार्बोनाइल ग्रुप की और ये कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। The IR spectra of carbonyl group of aldehydes and ketones show very strong
carbonyl stretching band in 1665 to 1780 centimeter inverse. For acetaldehyde, this frequency is in between 1720 to 1740 centimeter inverse, as this spectra is particularly of acetaldehyde. ठीक है, तो अब ये वाली लाइन जो है ये दोनों से रिलेटेड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में जो ये वाली कार्बोनाइल की पीक है ये लाई करती है 1665 से 1780 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जो एसिटाल्डिहाइड है उसके केस में ये वाली पीक लाई करती है एट हाई फ्रिक्वेंसी एंड, राइट। जबकि ये जो कीटोन्स हैं इसके लिए लोअर फ्रिक्वेंसी एंड पे इस साइड पे ये लाई करती है, ठीक है। लेकिन कीटोन ये जो आपके पास एसिटाल्डिहाइड है स्पेसिफिकली इसके लिए ये जो पीक है विच इज़ ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज़ पर्टिकुलरली एट 1720 टू 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो CHO ग्रुप है, दिस CHO ग्रुप of aldehyde also show two weak bands in 2700 centimeter inverse to 2775 centimeter inverse region. तो अब ये वाला जो पीक है these are particularly of these peaks, ठीक है, and this is due to CHO group। ये वाला CHO ग्रुप की वजह से ये वाली आपको दो पीक्स नज़र आती हैं इन द रीजन बिटवीन 2700 to 2775 centimeter inverse। The exact position of carbonyl peak depend on the nature of substituents on the carbonyl group, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप की एग्जैक्ट पोजीशन ये डिपेंड करती है कि कौन सा सब्सटीट्यूएंट इस कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है, उसके लिहाज से इसकी पोजीशन हाई फ्रिक्वेंसी एंड की तरफ भी मूव हो सकती है और लोअर फ्रिक्वेंसी एंड की तरफ भी मूव हो सकती है। ये मैंने अगली स्लाइड्स पे डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी हैव द IR स्पेक्ट्रा ऑफ कीटोन, ठीक है। अब कीटोन के केस में विच इज़ एन एसीटोन, the IR spectra of carbonyl group of acetone, this show a very strong carbonyl stretching frequency in the region between 1700 to 1725 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल के केस में जो हमारे पास या स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं एसीटोन के लिए दिस इज़ कार्बोनाइल बैंड, और ये 1700 से 1725 सेंटीमीटर में लाई करता है। और जो कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है यानी इस ग्रुप में दिस इज़ नियर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की दीज आर द बेंडिंग वाइब्रेशंस, और दो पीक्स हैं विच आर बिटवीन 1435 टू 1215 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स विच इफेक्ट द ग्रुप फ्रिक्वेंसीज। अब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड का उसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो हायर एंड पे है, जैसे 1720 से 1740, जबकि जो कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन के अंदर है या एसीटोन के अंदर है वो लोअर फ्रिक्वेंसी एंड की तरफ एब्जॉर्ब होता है, दैट इज 1700 टू 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। So what is the reason or what are the factors which can explain these differences in the absorption of carbonyl group or any other group? So these are basically the electronic effects. For example, change in the absorption frequencies occur on altering the substituents or structure adjacent to a group गिविंग राइज टू अ पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसमें ये चेंज इस वजह से आ रही है कि अगर आप देखें इनकी स्ट्रक्चर में एक साइड पे ये मिथाइल है और इधर भी ये मिथाइल है, लेकिन दूसरी साइड पे ये हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, और इस इधर भी दूसरी साइड पे जो हाइड्रोजन की बजाय इधर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप बेसिकली हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से ये लोअर फ्रिक्वेंसी एंड पे एब्जॉर्ब होता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी एंड पे एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर से भी ये मिथाइल ग्रुप और इधर से भी ये मिथाइल ग्रुप, तो आगे जाके हम देखेंगे
मतलब रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड की टेंडेंसी होगी कि ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाए, क्योंकि ये वाला ग्रुप भी और ये वाला ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इस वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव कर सकता है और ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा। ठीक है, अब अगरचे ये वक्ती तौर पे होगा या लम्हाती तौर पे होगा, दोबारा दोबारा ये इस पोजीशन पे वापस आएगा, लेकिन उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ज़रा वीक हो जाएगा और वो लोअर फ्रिक्वेंसी एंड पे एब्जॉर्ब करेगा और ग्रुप फ्रिक्वेंसी जो है वो लोअर साइड पे चली जाएगी। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो हैं क्या हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं? दिस कैन बी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, मीज़ोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर स्टीरिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी इस कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे फॉर एग्जांपल कोई हैवी ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो मुमकिन नहीं फॉर एग्जांपल ना हो और डिस्टर्ब हो, उसकी वजह से भी मतलब ये ग्रुप फ्रिक्वेंसीज की एब्जॉर्प्शन में चेंज आ सकती है। These effects are typified by the carbonyl group whose stretching frequency occur within the range 1650 to 1850 centimeter inverse. So this is a broad range of carbonyl group present in different molecules. और इन फैक्टर्स की वजह से ये चेंज आती है कार्बोनाइल की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी में। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट causes an inductive withdrawal of electron density from around the oxygen atom, thereby shortening the bond. अब देखिए मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ये मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, लेकिन दूसरी सूरत में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल की निस्बत कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, तो उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का विदड्रॉल होगा, causes an inductive withdrawal of electron density from around the oxygen. ऑक्सीजन एटम से कैसे होगा कि पहले ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट कार्बन पे होगा, कार्बन का इम्पैक्ट ऑक्सीजन तक जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। दिस इंक्रीज द फोर्स कांस्टेंट, उसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा और जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है दिस विल राइज। Now we can see here the picture, right? These are the resonating structures of acetamide. अब इसमें देखें कि हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एसिटामाइड में दूसरी साइड पे ये अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे फॉर एग्जांपल शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर पहले ये डबल बॉन्ड था तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये सिंगल बॉन्ड रह गया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन की डेफिनेटली इस केस में। अब देखें ये डिपेंड करता है ना कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और वो ज़्यादा देर तक स्टे करेगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज़्यादा स्टेबल है अगरचे वो ये वाली है, लेकिन ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और एज सच जो है वो ओवरऑल हमारे पास एक रेजोनेंस हिब्रिड होता है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, लेकिन उस रेजोनेंस हिब्रिड के ऊपर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नॉर्मल जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी निस्बत ये वीक होगा और ये लोअर फ्रिक्वेंसी एंड पे एब्जॉर्ब करेगा इन केस ऑफ एसिड अमाइड। If the electron occupy pi orbital, resonance interaction with electrons in carbonyl group leads to the reduction in bond order. तो अब इलेक्ट्रॉन अगर पाई ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, यानी फॉर एग्जांपल ये पाई ऑर्बिटल है ना, तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इस पाई ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे तो रेजोनेंस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनाइल लीड्स टू रिडक्शन इन बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसा कि मैंने समझाया ये बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। दिस क्रॉसपॉन्डिंग द क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉलर फोर्स कांस्टेंट
results in a lower value for the wave number of vibration. अब इसकी वजह से ये इस अमाइनो ग्रुप की वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो वेव नंबर है वो लोअर साइड पे फोर्स कांस्टेंट के कम होने की वजह से ये अब नॉर्मल जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की आमतौर पे फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होने की है जैसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में है तो एसेटामाइड में ये उससे भी लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा. स्टीरिक हिंड्रेंस में इनहिबिट द रेजोनेंस इफेक्ट by reducing the coplanarity of a conjugated system, whilst carbonyl groups, which form part of a strained ring system, absorb at high wave number because of the constraint imposed on the कार्बन एटम. अच्छा, आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अब फॉर एग्जांपल ये वाला अगर यहाँ पर एक कोई बड़ा ग्रुप अमाइन का एक कोई बड़ा ग्रुप लगा हुआ है यानी इस नाइट्रोजन के साथ ये दो छोटे हाइड्रोजन की बजाय बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकती है और नाइट्रोजन का ये लॉन पेयर जो है उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर आ सकती है. अब जब रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो जाहिर है ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी फिर इफेक्ट उसका नहीं होगा और इस तरह अगेन ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हाई फ्रिक्वेंसी एंड पे ही एब्जॉर्ब होगा. So these are the different factors which we have discussed and this is the IR spectra of acetamide. अब देखें IR spectra of acetamide में अगर आप देखें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे. सो दिस इज़ द टिपिकल एग्जांपल. ठीक है, हमने देखा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो 1720 से 1740 तक एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन एसिटामाइड एन मिथाइल यानी अब जैसा कि अब मिथाइल ग्रुप भी खैर कोई इतना बड़ा नहीं है तो एसिड अमाइड एन मिथाइल का मतलब है कि पिछले जैसे एग्जांपल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ लगे हुए थे तो एसिटामाइड एन मिथाइल का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन की जगह आपने ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया. So these are the different group frequencies or particularly of importance is of carbonyl group which I want to discuss. कि इस ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है उसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा. उसकी वजह से थोड़ी इस ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी. बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी. अगेन आई एम सेइंग this will depend upon that how much is the contribution of this resonating structure. ठीक है, और आमतौर पे इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं होती. जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही रहती है लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ज़्यादा वीक हो जाएगा और ये फिर लो फ्रिक्वेंसी पे ये जो कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ये लो फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद नॉर्मल जो है वो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेच ये सबसे इसमें हाई फ्रिक्वेंसी पे होगा विच इज़ 3300 सेंटीमीटर इनवर्स राउंड अबाउट जो कि नॉर्मल है और ये ओवरटोन्स एक्चुअली दीज आर अगेन द कॉम्प्लिकेटेड वन विच वी डू नॉट नीड टू डिस्कस एट दिस पॉइंट. और ये कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं. ये जो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ मीथाइल, ठीक है, सो दिस इज़ अगेन जो है वो 2800 यानी 3000 से ये बिलो ही है और ये 2900 के करीब हैं. इसके बाद हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया एंड दीज आर द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशंस. दिस इज़ ड्यू टू ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और ये 1600 से बिलो आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन है. एक्चुअली इस स्पेक्ट्रा के ज़रिए मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी पर्टिकुलरली कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी किस तरह से लो होती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द ग्रुप्स विच आर अटैच टू दिस कार्बोनाइल. सो अगर कार्बोनाइल के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय रेजोनेंस एज वी हैव सीन हियर दैट नाइट्रोजन द लॉन पेयर और नाइट्रोजन this can be shifted here and then this bond will be shifted here. In that case the strength of this carbon oxygen double bond will be lowered and this group frequency carbonyl group frequency will also be shifted towards lower end. Hope that you people have understood basics of IR spectra and now you can
use it in the analysis of unknown compound, which will be given in your examination. uh, Best of luck. I have tried my best in order to explain the IR spectra of different compounds. I hope that you people have also enjoyed this series. If you have understood and benefited, do consider subscribing, liking, and sharing so that others also benefited from this piece of knowledge. Thank you very much for watching this video. Allah Hafiz until next lecture.